हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्लड क्लॉटिंग को समझेंगे। ब्लड क्लॉटिंग का सारा प्रोसेस समझेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स इसमें इंक्लूड होते हैं और ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको ब्लड से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ब्लड से रिलेटेड मैंने उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग के सब्जेक्ट में कि ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है, इसमें कौन से प्रोटीन इंक्लूड होते हैं, कौन से एंजाइम इंक्लूड होते हैं, विटामिन के का कैसा यूज होता है। इन सब चीज़ों को आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की, तो ब्लड क्लॉटिंग के डेफिनेशन को जान लेते हैं। जब भी कहीं हमें चोट लग जाती है तो जो रुधिर है हमारा, जो रुधिर है जैसे ही हमारे शरीर से बाहर आता है, कहीं चोट लग जाता है, जैसे ही वो बाहर आता है तो वायु के कांटेक्ट में आने पर वो थक्का बनाने लगता है, ब्लड क्लॉट होने लगता है। ठीक है, तो जब भी रुधिर हमारे शरीर से बाहर आता है, जैसे ही वो वायु के कांटेक्ट में आएगा, रक्त का थक्का बनाने लगता है, जिससे रक्त का बहना रुक जाता है और रक्त की क्षति नहीं होती है, नुकसान नहीं होता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हम इसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, रुधिर स्कंदन कहते हैं। ये आपको क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है उसको और क्या कहते हैं, और इसमें जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, उनका कैसा यूज है और ये कैसे ब्लड को क्लॉट करते हैं, पूरे प्रोसेस को जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, लिखा हुआ है कैस्केडिंग प्रोसेस। अब कैस्केडिंग प्रोसेस क्या होता है, तो जब हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं तो ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस हम कैस्केडिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इस पूरे ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को कैस्केडिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 4 to 8 मिनट अप्रॉक्स। इसका मतलब ये है कि जब हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं तो ब्लड का क्लॉट होने में लगभग 4 से 8 मिनट का समय लगता है। 4 से 8 मिनट में हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। आप देखेंगे जब पर भी हमें कहीं चोट लगता है तो उसको हम थोड़ी देर दबाए रखते हैं, है ना, और आप देखेंगे 4 से 5 मिनट में वहां पर एक लेयर जम जाती है जिसकी वजह से खून का रुकना रुक जाता है। और अगर आप उसको तुरंत उस लेयर को हटाएंगे तो फिर से ब्लड का बहना शुरू हो जाता है। तो उसको हम जब छोड़ देते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं वहां पर थक्का बन जाता है और फिर ब्लड का बहना रुक जाता है। तो यही तो प्रोसेस, यही तो प्रक्रिया क्या कहलाता है, रक्त स्कंदन कहलाता है, ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। ये बात क्लियर हुआ है आपको। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जब हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की तो इसमें सबसे पहला आता है प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, जब भी ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसमें रुधिर का प्लेटलेट वाला भाग क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है, प्लेटलेट वाला भाग, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। आ रही बात समझ में? मतलब ब्लड क्लॉटिंग में कौन आता है, तो थ्रोम्बोसाइट आता है, प्लेटलेट्स आता है। ठीक है, अब ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये हमारे ब्लड में थ्रोम्बोप्लास्टिन और सीरोटोनिन को रिलीज करता है। प्लेटलेट्स उस जगह पर जहां पर हमें चोट लगी है, जहां पर ब्लड क्लॉट का होना है, वहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन और सीरोटोनिन का क्या करता है, रिलीज करता है। अब ये जो सीरोटोनिन है ना, ये उस पूरे एरिया को संकीर्ण कर देता है, जिसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं, जब भी कोई चीज हो अगर उसमें संकीर्ण आ जाए, वो सिकुड़ने लगे, तो उसमें फ्लोटेशन थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होगा, मतलब रुकने की कोशिश करेगा। तो ये जो हमारा थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट्स है, वो उस जगह पर जहां पर चोट लगी है वहां पर सीरोटोनिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज कर देता है। सीरोटोनिन उसको संकीर्ण बनाता है, जिसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, थ्रोम्बोप्लास्टिन की। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या काम होता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये क्या करता है कि हमारे प्लाज्मा में जो कैल्शियम आयन प्रेजेंस होते हैं, उन कैल्शियम आयंस के साथ जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, ये जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कैल्शियम आयन से जाकर जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद ये हमारे उस एरिया में जहां पर चोट लगा है, उस ब्लड वाले एरिया में प्रोथ्रोम्बिनेस को रिलीज कर देता है, प्रोथ्रोम्बिनेस को बना देता है, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम कहते हैं। समझिएगा। ठीक है, टॉपिक को क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना है। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग की, तो उसमें सबसे पहले प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट आता है। अब ये थ्रोम्बोसाइट क्या करेगा, उस एरिया में सीरोटोनिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज कर देगा। सीरोटोनिन क्या करेगा, उस एरिया को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, उस एरिया को संकीर्ण बना देगा, जिसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। इसके बाद ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये क्या करेगा कि प्लाज्मा में प्रेजेंट कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा और प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम बनाएगा। ये बात क्लियर हुई आपको यहां तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। जब प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम बन जाएगा, अब ये प्रोथ्रोम्बिनेस क्या करेगा, ये
प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन यानी सक्रिय थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ब्लड में एकदम अच्छे से क्लियर किया था, सारे टॉपिक्स मैंने समझाया था, जिसमें मैंने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को भी क्लियर किया था। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें मैंने आपको बताया था दो प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है फाइब्रिनोजन और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये जो प्रोटीन है ना प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन, यही जो आपका प्रोथ्रोम्बिनेज है, इस प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन यानी एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। ये बात क्लियर हुई आपको? अब ये जो सक्रिय थ्रोम्बिन यानी एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन है, ये क्या करेगा कि ये फाइब्रिनोजन के पास जाएगा और फाइब्रिनोजन से कहेगा कि अब किस में चेंज हो जाइए, फाइब्रिन में। मतलब ये कि ये जो सक्रिय थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को फाइब्रिन में चेंज कर देगा। यहां तक आई बात को समझ में? यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, आप देख सकते हैं जितने भी मैंने जो स्लाइड बनाया है इसमें जो कुछ भी इंक्लूड है सारा कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब समझिएगा, यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो समझ लीजिए यहां से वो वाला पार्ट जहां पर चोट लगी है वहां पर इस फाइब्रिन ने क्या कर दिया, नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया, तंतु रूपी जाल का फॉर्मेशन कर दिया। आई बात समझ में? अब ये फाइब्रिन बन गया भाई, वहां पर जाल जैसा स्ट्रक्चर बन गया। अब होगा क्या बेटा? अब देखिएगा अब होगा क्या, ये जो फाइब्रिन है इसमें हमारे रुधिराणु यानी कार्पसेल जाकर फंस जाएंगे। अब फंसेंगे कैसे इसको समझिएगा। जो हमारा ब्लड है इसमें प्लाज्मा और कार्पसेल्स दोनों हैं, और कार्पसेल्स जो है यानी जो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये रेगुलरली हमारे ब्लड में फ्लो कर रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। तो जैसे ही जहां पर चोट लगा है वहां पर फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, तो यही डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स उसमें जाकर फंस जाते हैं। और जैसे ही फंसेंगे तो रास्ता क्या हो जाएगा भाई, ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अब आप बताइए, जब ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है तो ब्लड बाहर कैसे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं ये पूरा प्रोसेस यहां पर आता है, कंप्लीट होता है फाइब्रिन के पास। अब फाइब्रिन के बाद यहां से इसके बाद मैंने आपको बताया कार्पसेल्स इसमें फंसेंगे और क्या बन जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ये आपको क्लियर हुआ? ठीक है, अगर हम आसान तरीके से अगर किसी चीज को समझना चाहें तो हम और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ताकि वो हमेशा याद रहे। यहां तक क्लियर हुआ आपको? तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। मैं इसमें आपको एक्स्ट्रा इसमें बता देता हूँ। इसमें एक और प्रोटीन होता है जिसकी हम बात करते हैं, तो एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है ब्लड में ही। तो अब क्वेश्चन ये है कि बाहर अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब तो ब्लड क्लॉट होना चाहिए, लेकिन हमारे बॉडी यानी वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। तो एक इसमें कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं हिपैरिन। ये जो हिपैरिन है ये हमारे वेसल्स में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। ठीक है, ये अकेले इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि ये पूरे ब्लड में घूमता रहता है और पूरे ब्लड में कहीं पर भी इन लोगों को ब्लड क्लॉट नहीं करने देता। लेकिन ये तभी तक तगड़ा है, तभी तक स्ट्रांग है जब तक ये ऑक्सीजन यानी वायु के कांटेक्ट में नहीं आता। अगर ये वायु के कांटेक्ट में आया तो ये हो जाएगा निष्क्रिय, अप्रभावित। आइए बात समझ में? तो अब जैसे ही ये अप्रभावित होगा, निष्क्रिय हो जाएगा, फिर उस वाले एरिया पे ये सभी लोग क्या करेंगे, उस ब्लड को क्लॉट कर देंगे, जमा देंगे। यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब आप इस पूरे स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बाद में भी रिव्यू कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आइए फ्रेंड्स आगे समझते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड थे। ठीक है, उनका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक नहीं रहेगा और बाकी सारे होंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग इसको अच्छे से क्विक रिवीजन कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रुधिराणु यानी कार्पसेल्स की। जब हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं तो उसमें मैंने आपको इसके पहले भी बताया, ब्लड क्लॉटिंग में जो कार्पसेल्स वाला पार्ट होता है जिसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं यानी प्लेटलेट्स, वो इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन इसमें दो होते हैं, पहला होता है फाइब्रिनोजन और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो प्रोथ्रोम्बिनेज होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। ठीक है, और जो फाइब्रिन होता है वो फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। ये मैंने आपको इसके पहले बताया। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लड क्लॉटिंग में कार्पसेल्स कौन से होते हैं, तो प्लेटलेट्स होता है,
प्रोटीन कौन से होते हैं, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब हम बात करते हैं तत्व यानी धातु की, तो इसमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम, ये जो कैल्शियम है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये कैल्शियम के साथ जुड़कर ही किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज का करता है। तो मतलब अगर हम तत्व की बात करें कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हम कैल्शियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैल्शियम। कौन सा टिक होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा विटामिन। अब क्वेश्चन तो ये भी बनेगा कि ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन में भी कौन सा विटामिन इंक्लूड होता है, तो ऑप्शन देगा ए बी सी और के, तो आंसर होगा विटामिन के, यानी ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन आता है, के आता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि जो विटामिन के है, अब किसी चीज़ के फायदे भी होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जब हम विटामिन के की बात करते हैं, ये जो विटामिन के है, अगर हमारे बॉडी के वेसल्स में ब्लड को क्लॉट कर देगा तो उससे बहुत बड़ा खतरा है। खतरा ये है कि ये जैसे ही विटामिन के हमारे ब्लड के वेसल्स में ब्लड को क्लॉट करेगा, वहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि हमारा जो हार्ट है, वो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड का जो प्रेशर है वो 120/80 है। तब आप सोच लीजिए 120 के स्पीड से जब वो जाएगा तो वो प्रेशर डालेगा उस जगह पर जहाँ पर इसने थक्का बना दिया, किसने, विटामिन के ने, ठीक है, विटामिन के ने। इससे क्या होगा, वहाँ का एरिया टाइट हो जाएगा और क्या होगा, दर्द होगा, है ना, और वो नस फट भी सकती है। अब हम इसी केस को अगर हम बात करें अपने जो हमारा जो दिमाग होता है उसके नसों की बात करें, तो उसमें अगर ये विटामिन के ने अगर थक्का बना दिया, तो अब जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है उसके जो नर्व्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। अगर उसमें ये थक्का बना देगा तो वो उनके फटने का डर रहता है, और जैसे ही वो अगर फट भी जाता है तो उससे क्या हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। ये क्लियर हुआ आपको। तो ब्रेन हैमरेज होता है उसका रीज़न यही है कि जो विटामिन के है ये उस वेसल्स में क्या करता है, रक्त का थक्का बना देता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो विटामिन के, ठीक है, और इसके अलावा विटामिन के पूरे प्रोसेस को कह सकते हैं फास्ट भी करता है, ठीक है। विटामिन के ये जो पूरा क्लॉटिंग का प्रोसेस है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उनको फास्ट भी करता है। यहाँ तक टॉपिक आपको क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं एंटी क्लॉटिंग हिपैरिन। इसके पहले भी मैंने आपको हिपैरिन सब्जेक्ट में बता दिया था, एक बार फिर क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जीएस में इससे भी क्वेश्चन बनता है कि ब्लड क्लॉटिंग में ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो ब्लड स्कंदन को यानी ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। तो जब हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को रोकने वाले कंपोनेंट की यानी एंटी क्लॉटिंग की, तो हिपैरिन आएगा। हिपैरिन क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। अब ये हिपैरिन से भी जुड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि जब ये हिपैरिन कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रांग कि ये वायु के कांटेक्ट में आने पर भी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। अब जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ब्लड आ गया फिर भी ब्लड नहीं क्लॉट कर रहा है, इसका मतलब ये कि ब्लड बहता चला जाएगा। अब जब ब्लड बहता चला जाएगा तो पेशेंट की मौत हो जाएगी, है ना। तो इससे रिलेटेड एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं रॉयल डिजीज, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, हीमोफीलिया। अब ये जो हीमोफीलिया है ना, ये हिपैरिन की वजह से होता है। हिपैरिन इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ये एक आनुवांशिक बीमारी है जिसका नाम क्या है, हीमोफीलिया, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि आनुवांशिक बीमारी में कौन सा डिजीज है, तो हीमोफीलिया है, ठीक है। हीमोफीलिया किसकी वजह से, हिपैरिन इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। फ्रेंड्स, अगर आज का टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, ठीक है, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।